Hello students. Today we will study of Coulomb's law or electrostatic force, which is the force between 2 point electric charges. In the previous lecture we studied about the properties of the charges, and there was one of the property that like charges repel to each other and unlike charges attract to each other. तो एक्चुअल में क्या है कि जब लाइक चार्जेज रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है एक्चुअल में उसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और इसे हम कूलॉम्स लॉ भी बोलते हैं। तो जो कूलॉम्स लॉ है वो कूलॉम ने दिया था, और कूलॉम ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने एक्चुअली चार्ज स्पेयर यूज किए थे, और जो चार्ज स्पेयर यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में वो इतने छोटे थे, जो डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में थी उनकी तुलना में जो शेप और साइज जो स्पेयर का था वो बहुत छोटा था। मीन्स इन द कूलॉम्स एक्सपेरिमेंट द चार्ज स्पेयर वाज much smaller than the distance between them, so that charges could be treated as point charges. So कूलॉम ने क्या बताया कि it states that the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of charges. Means सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे Q1 चार्ज है एंड Q2 चार्ज है। देयर वर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज R, then F is directly proportional to Q1 Q2. Means it states that the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of charges. Means F is directly proportional to Q1 into Q2 and inversely proportional to the square of distance between point charges. Means जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लाइक दिस, F is directly proportional to 1/r square. So F is directly proportional to Q1 into Q2, and according to second definition, F is proportional to 1/r square. So the force becomes F equals to K Q1 Q2 upon r square, where K is proportionality constant, where K is proportionality constant, और इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, एंड इट्स वैल्यू इज 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। इट्स डायमेंशन इज m1 l3 t-4 a-2। हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट ऑल्सो। यहाँ से हम देखेंगे कि F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2 जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, K। सी हियर K इक्वल्स टू F आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो F हम जानते हैं न्यूटन होता है, R मीटर होता है, एंड कूलॉम या जो चार्ज होता है दैट इज कूलॉम। तो Q1 और Q2 हो जाएगा आपका C स्क्वायर, बिकॉज Q1 आपका चार्ज है तो ये कूलॉम, और Q2 आपका चार्ज है तो ये भी कूलॉम, तो कूलॉम स्क्वायर हो गया C स्क्वायर। कूलॉम का हम पहले से ही जानते हैं कि जो डायमेंशन है वो है A इंटू टी, तो कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर टी स्क्वायर। न्यूटन होता है m1 l1 t-2, एंड मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका L2। सो इट्स डायमेंशन इज m1 l3 t-4 a-2, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी along to the line joining of these two charges। जो Q1 और Q2 चार्ज है इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी इस लाइन के अलोंग, मैं भी सपोज करूँ कि हम Q2 पे फोर्स की बात करेंगे, देन द फोर्स में बी आउटवर्ड टू दिस लाइन
and maybe towards to Q1, but the direction will be along to the line which is joining Q1 and Q2. The direction of this force is along to the line joining the two charges. Now definition of K. K is इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल सकते हैं आप, कूलॉम कांस्टेंट बोल सकते हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है आपका। तो यहाँ इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फोर्स है, फोर्स होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो सपोज Q1 एंड Q2 दैट इज 1 कूलम, Q1 भी आपका 1 कूलम है और Q2 भी आपका 1 कूलम है। मीन्स दो चार्जेस जो हैं वो 1 कूलम के हैं एंड R the distance between both charges is 1 meter. Okay, so when we will put these values in this formula, so we will get F equals to K, Q1 is 1, Q2 is 1 and R is 1, तो 1 square is 1, so Q1 Q2 upon R square जो होगा वो 1 बन जाएगा। so F becomes K। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो K है वो F के इक्वल है अगर आपके दोनों चार्जेज की वैल्यू 1 कूलम है और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। मीन्स ये चार्जेज 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वही आपके K की वैल्यू होगी। सो द डेफिनेशन ऑफ K इज फोर्स कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू यूनिट चार्जेस प्लेस्ड एट 1 meter distance from each other. Now next permittivity is epsilon. So it is defined as the capacity of a medium to pass current through it. Means किसी भी मीडियम से जो करंट पास होने की कैपेसिटी है वो हमें बताता है परमिटिविटी। एक मीडियम है जो कम करंट को पास होने देता है, एक मीडियम है जो ज्यादा करंट को पास होने देता है, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स परमिटिविटी। सो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम कहेंगे एप्सिलॉन एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम उसको बोलेंगे हम एप्सिलॉन नॉट। देन रिलेटिव परमिटिविटी, और जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। सो रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम दैट इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम दैट इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन नॉट। सो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट that is defined as epsilon r that is equals to permittivity of medium epsilon divided by permittivity of free space or vacuum epsilon naught. So epsilon r equals to epsilon upon epsilon naught, and the permittivity of free space or vacuum is equals to 8.85 into 10 raised to power minus 12 coulomb square upon Newton into meter square. तो इसके जो यूनिट है यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो K होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, और ये जस्ट अपोजिट हैं। देन द रिलेशन बिटवीन K एंड एप्सिलॉन नॉट इज डिफाइंड एज K इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो अगेन फोर्स इज इन फ्री स्पेस will be defined as F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. ओके, बिकॉज जो K था यहाँ पे उसको हमने रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, एंड द फोर्स इन द मीडियम इज डिफाइंड एज Fm दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ओके, बिकॉज जो अपना मीडियम है उसकी परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन नॉट को हमने रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन से, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो Fm इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ एप्सिलॉन को पीछे हमने जो रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा वहां से एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन हो जाएगा आपका एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह हम पुट कर देंगे, तो एफ एम इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो एफ एम इक्वल्स टू, तो यहाँ से देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द फोर्स इन द फ्री स्पेस और वैक्यूम दैट इज F, और यहाँ एक सिंगल टर्म बच गया एप्सिलॉन आर, तो डिवाइड में बच जाएगा आपका एप्सिलॉन आर। सो Fm इक्वल्स टू F इन फ्री स्पेस और वैक्यूम डिवाइड बाई
एप्सिलॉन आर. So epsilon r equals to F upon Fm means the relative permittivity is the ratio of force in the free space to force in medium, or the relative permittivity is the ratio of force on point charges in free space to force on point charges in medium. Now we will define 1 coulomb of charge और definition of 1 coulomb. तो इस डेफिनेशन को भी हम वापस बैक चल के इस फॉर्मूले पे देखते हैं. F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर. मीन्स हमें 1 कूलम की डेफिनेशन निकालनी है. तो Q1 1 मान लेते हैं, Q2 ऑल्सो 1, एंड ये दोनों जो चार्जेज है वो 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए अगर एज्यूम करते हैं, देन 1 कूलम डिवाइड बाई 1 मीटर स्क्वायर. तो ये पूरी क्वांटिटी जो है वो 1 हो जाएगी. एंड F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K, जो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹. इट मीन्स 1 कूलम चार्ज इज द चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर अपोजिट चार्ज इन free space will repel or attract it with a force of 9 into 10⁹ न्यूटन. मीन्स हमने क्या किया था, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था. तो Q1 पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, Q2 भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है. तो अगर हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो वो क्या करेंगे, रिपल कर जाएंगे. और अगर पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे तो वो अट्रैक्ट कर जाएंगे. तो हमने बताया कि Q1 और Q2 जो चार्ज हैं वो 1 कूलम है और वो रखे कहाँ पे हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं. तो उनको जो एक्सपीरियंस होने वाला फोर्स है, द एक्सपीरियंस्ड फोर्स बाय द चार्जेस इज इक्वल्स टू F, दैट इज इक्वल्स टू K. मीन्स K की जो वैल्यू वो कितनी है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन. तो 1 कूलम चार्ज is the charge which when placed at a distance of 1 meter from an equal and similar or opposite charge in free space will repel or attract it with a force of 9 into 10⁹ न्यूटन. तो ये आपकी डेफिनेशन हुई 1 कूलम की. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो अब हमें इस कूलम्स फोर्स को क्या करना है, कूलम्स लॉ को हमें क्या देखना है, वेक्टर फॉर्म में देखना है. तो वेक्टर के लिए हमें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी जो वेक्टर है दैट इज इक्विवेलेंस टू इट्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स डायरेक्शन. कोई भी वेक्टर एक्स वाई जेड, सपोज ए वेक्टर है तो ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू इट्स डायरेक्शन ए कैप. ओके, so let's start. Let us consider two like charges Q1 and Q2 at the point A and B placed at a distance of R1 and R2 from the origin of a frame of reference XY as shown in figure. तो यहाँ पे देखो XY प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है. यहाँ पे एक A पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है Q1, ओके, एंड B पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ आपका Q2. ओके, तो ओरिजिन से ये वाली जो डिस्टेंस इसको R1 कहेंगे, इस वाली डिस्टेंस को हम R2 कहेंगे, और A और B से हमने डैश 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 लाइन से मिला दिया. अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो जो A और B है ये या तो आपके लाइक यहाँ दिया ही हुआ है, वैसे तो लाइक चार्जेस है, इसका मतलब क्या करेंगे, लाइक चार्जेस विल रिपल टू ईच अदर. इसका मतलब ए क्या करेगा, बी से रिपल होगा और बी ए से रिपल होगा. मीन्स इसकी डायरेक्शन ये वाली होंगी फोर्स की, और इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन ये वाली होंगी. यहाँ हमने लिखा है F12 वेक्टर मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 ड्यू टू 2. तो इसको कहा हमने F12 वेक्टर. और यहां हमने कहा है F21 वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई 2 ड्यू टू 1. ओके, और जो हमने लाइन को मिलाया है जो उसको हम कहेंगे R12 या R21. तो देखिए अकॉर्डिंग टू
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम क्या जानते हैं कि सपोज यहाँ से देखेंगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, r1 वेक्टर प्लस ab वेक्टर, यहाँ तक ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट होता है, और ये कौन है, r2 वेक्टर। इट मीन्स r1 वेक्टर प्लस ab वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर। सो ab वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ab वेक्टर को हमने नाम दे दिया r12 वेक्टर। सिमिलरली यहां से मूव करते हैं, यहां से जाते हैं तो ये r2 वेक्टर हो जाएगा, देन यहां से आगे मूव करेंगे तो ये ba वेक्टर हो जाएगा एंड दैट इज इक्वलेंस टू r1 वेक्टर। सो r2 वेक्टर प्लस ba वेक्टर इक्वल्स टू r1 वेक्टर, और इस ba वेक्टर को हमने कह दिया r21 वेक्टर, क्योंकि हम 2 से 1 तक जा रहे हैं। ओके, और पहले जब आए थे हम 1 से 2 की तरफ आए थे तो 1 से 2 के लिए हमने r12 कह दिया, अब हम r21 कह देंगे, दैट इज इक्वल्स टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ओके, so due to like charge particles the nature of force will be repulsive. Now force experienced by the charged particle 1 due to 2 means here we will say the force experienced by A due to B। तो A को हमने 1 का है, B को हमने 2 का है, इसका मतलब the force experienced by the charged particle 1 due to 2 is F12 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू, तो मैग्नीट्यूड अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो वही है यहाँ पे भी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो 1 2 के लिए हमने r स्क्वायर क्या कहा, r वेक्टर 1 2 स्क्वायर, एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगी r12 कैप। ओके, तो यहां से देखिए r12 कैप जो होगा वो r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। ओके, so f12 वेक्टर इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r12 वेक्टर क्यूब इनटू r12 वेक्टर, क्योंकि हमने इस कैप को जो यूनिट वेक्टर है इसको हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। वेक्टर फॉर्म में कहां से रिप्लेस किया, यहां से r12 वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा r12 कैप इनटू r12। ओके, तो जब इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हम चेक कर सकते हैं आराम से कि ये वाला वापस से फॉर्मूला में मिल जाएगा k q1 q2 अपॉन r12 वेक्टर स्क्वायर r12 कैप। ओके, सो f12 वेक्टर इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r2 माइनस r1 वेक्टर क्यूब r2 माइनस r1 वेक्टर। क्या किया हमने, r12 की वैल्यू रख दी यहाँ पे जो हमने थोड़ी देर पहले ट्रायंगल लॉ से निकाली थी, c r12 वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर एंड r21 वेक्टर बराबर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। नाउ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल 2 ड्यू टू 1, तो वही सिमिलरली f21 वेक्टर इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r21 वेक्टर होल स्क्वायर r21 कैप। अब जो r21 कैप है इसकी वैल्यू हम वेक्टर की फॉर्म में जब लिखेंगे तो वी विल राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर r21 कैप। तो r21 कैप इक्वल्स टू r21 वेक्टर अपॉन r21, तो प्लीज पुट हियर, सो f21 वेक्टर इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r21 क्यूब r21 वेक्टर। नाउ अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला r21 वेक्टर according to vector addition, triangle law of vector addition, r21 वेक्टर इक्वल्स टू r1 माइनस r2, ये क्यूब का क्यूब आ जाएगा, ये वेक्टर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। सो f21 वेक्टर इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्यूब r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। नाउ अगेन r12 वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर एंड r21 वेक्टर इक्वल्स टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो इन दोनों को जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि r21 वेक्टर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ r12 वेक्टर। यहाँ से देखो r2 माइनस r1 है, यहाँ r1 माइनस r2 है, तो एक जगह से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ r12 वेक्टर। सो f12 वेक्टर इक्वल्स टू क्या था, k q1 q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r12 वेक्टर क्यूब
R12 वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, वापस से फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1 देखेंगे, दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर क्यूब R21 वेक्टर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से कोई भी एक को हम रिप्लेस करेंगे, तो R21 को रिप्लेस कर देते हैं, तो F21 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर क्यूब, और R21 जो वेक्टर है वो क्या है, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहा आपका, नेगेटिव R वेक्टर 12। तो यहाँ से हमने देखा कि ये पूरा का पूरा F12 है, सिर्फ ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 12। ओके, इट मीन्स यहां से हमने क्या देखा कि जो फोर्स 1 पे 2 की वजह से था, वही फोर्स 2 पे 1 की वजह से, बट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये नेगेटिव साइन जो क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है। तो यहां से हम एक बात और देखते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन लॉ को भी फॉलो कर रहा है। मतलब किसी ने अगर फोर्स लगाया तो वापस से वही फोर्स उस पर लग रहा है। इट मीन्स द कूलम्ब फोर्स एक्सर्ट ऑन Q2 by Q1 इज इक्वल टू अपोजिट द कूलम्ब फोर्स एक्सर्ट ऑन Q1 by Q2। ओके, और it is in accordance with Newton's third law, or Newton's third law holds good for electrical charges। तो इन जनरल वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ क्या हो जाएगा आपका, F वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस माइनस R कैप। तो यहाँ प्लस माइनस क्या बता रहा है, प्लस किसके लिए बता रहा है, रिपल्सिव नेचर के लिए बता रहा है, और नेगेटिव किसके लिए आ रहा है, अट्रैक्शन नेचर के लिए आ रहा है। ओके, तो F वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस माइनस R क्यूब। इट मीन्स जो आपका यूनिट वेक्टर है उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया गया है, R कैप इक्वल्स टू R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो R यहाँ पे क्या बन जाएगा, R क्यूब एंड प्लस माइनस R कैप। पॉजिटिव साइन शोज रिपल्सिव नेचर। तो रिपल्सिव नेचर कब होगा, या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हों, या दोनों के ही साइन क्या है, चार्जेस के पॉजिटिव पॉजिटिव हों। इट मीन्स Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। और नेगेटिव साइन कब आएगा, इसका मतलब है अट्रैक्टिव नेचर, मीन्स दोनों में से कोई एक नेगेटिव साइन के साथ हो। Q1 पॉजिटिव देन Q2 नेगेटिव, Q1 नेगेटिव देन Q2 पॉजिटिव। तो इसका जो प्रोडक्ट है Q1 Q2 वो लेस देन 0 होगा एंड Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होगा। ये हमेशा ही ध्यान रखने वाली बात है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0, देन इसका जो नेचर होगा वो रिपल्सिव नेचर होगा। एंड Q1 Q2 इज लेस देन 0 और द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज लेस देन 0, मीन्स उसका जो नेचर होगा वो अट्रैक्टिव नेचर होगा। इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए Q1 आपका पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो Q1 Q2 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। बीच का डिस्टेंस जो है वो R है, एंड अगर इसके यूनिट वेक्टर की हम बात करें देन R12 कैप हो जाएगा इस डायरेक्शन में, मीन्स 1 से 2 की तरफ। ओके, तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो F12 वेक्टर होगा, और जो 2 पे फोर्स लगेगा वो F21 वेक्टर होगा। Q2 पे जो फोर्स होगा वो Q1 की वजह से होगा, एंड Q1 पे जो फोर्स होगा वो Q2 की वजह से होगा। तो इसको जो हम रीड करते हैं वो होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो दो नेगेटिव जब क्वांटिटी होती है तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सेम ही यहाँ आ जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट Q1 पॉजिटिव एंड Q2 नेगेटिव, देन इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो ये अनलाइक चार्जेस हो गए, पहले वाले लाइक चार्जेस थे, तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ रिपल हमने दिखाया था, यहाँ हम अट्रैक्ट दिखाएंगे। ये देखिए दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स,
Thanks.